हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी, जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं क्या विंड्स होती हैं, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स आपने खोल ली होंगी, तो लेट्स बिगिन। तो इसमें ये अभी एग्जांपल्स बता रहा है कि कब कब जो है साइक्लोन्स या आए हैं इंडिया में। तो उड़ीसा वॉज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। ठीक है, तो अब इस पर कोई ऐसा तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बनना चाहिए कि कब उड़ीसा में आया था, बट वो जीके में क्या पता पूछ लें, तो इम्पॉर्टेंट है। Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 अक्टूबर द सेम ईयर, तो पहले 18 अक्टूबर का आया, फिर 29 अक्टूबर को भी आया सेकेंड साइक्लोन विद अ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर. इट वॉज accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives. Property worth of crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, electric supply. तो हर चीज़ को उसने अफेक्ट करा, लोगों की जानें भी गई और प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब डिस्टर्ब हो गया. बट व्हाट आर साइक्लोन्स, लेकिन साइक्लोन्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, तो इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे. तो सब साइक्लोन वगैरह पढ़ने से पहले अब विंड क्या होती है. विंड टू बिगिन विद सम तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि विंड क्या होती है और कैसे वो एक मतलब एयर जो ब्लो करती है एयर, उसको विंड बोलते हैं हम. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. ठीक है, तो जो एयर मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम विंड बोलते हैं. अब एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमने, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. पानी इसमें बॉयल करना है. तो इसमें इन्होंने ये एक दे रखा है कि वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हीटिंग, तो बी केयरफुल, इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पर्सन और क्लास टीचर. ठीक है, तो उसमें क्या करना है, एक टिन कैन लेंगे और उस पर जिसकी लिड हो आपके पास, टिन कैन में क्या करना है, हमने आधा उसको पानी से भर देना है और फिर उसको इस तरह से हीट करना है कैंडल के साथ. ठीक है, तो जब वो हीट हो जाए, ब्लो आउट द कैंडल, मतलब वाटर जब बॉयल हो जाए, थोड़ी देर बॉयल होने के बाद उसको क्या करना है, कैंडल बुझा देनी है और इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन. ऊपर लिड लगा देनी है कैन पे. एंड बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन. पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और या वॉश बेसिन में रख देना है और उसके ऊपर फिर फ्रेश पानी डालना है. तो जैसे ही हमने फ्रेश पानी डाला वो इस तरह से पिचक जाएगी टिन कैन. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, वाई, इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन तो सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो, पर उसको ऐसे गर्म नहीं करना है, उसमें अंदर गर्म पानी हमने सीधा डालना है प्लास्टिक बॉटल के अंदर और ऊपर से ढक्कन बंद करके फिर ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. If you are in a boat, is it easier to row it if the wind is coming from behind you? अगर बोट की बात करें तो अगर पीछे से हवा आ रही होगी तो आप आसानी से जा सकते हैं. सेम साइकिलिंग में भी होता है कि अगर पीछे की हवा है तो आप अच्छे से साइकिल चला पाओगे, अगर सामने से हवा आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, यू नो वट वी हैव दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट. तो बाइसिकल की जो टायर में हवा भरनी पड़ती है हमें ताकि वो टाइट रहे. अगर ज़्यादा भर देंगे तो टायर बर्स्ट भी हो सकता है. तो व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर एयर क्या कर रही है. तो ये सब है, ऑल दिस एक्सपीरियंसेस शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लग रहा है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स, फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग. तो इस प्रेशर की वजह से ही चीज़ें हिलती हैं जब हवा चल रही होती है. यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट एयर हैज़ प्रेशर. तो ये सभी जब हमने पढ़ी सारी चीज़ें, इनसे क्या पता लग रहा है कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर.
लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो हवा चलने से कोई भी चीज़ हिल रही है, वो भी इस वजह से हिल रही है कि एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो अब वो कैन क्यों डिस्टॉर्ट हुई, उसके लिए हम एक्सप्लेन और एक आधी एक्टिविटी करके हम बाद में इसका रिजल्ट बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। एज वाटर इज़ पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। ठीक है, तो कैन जब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला गया, तो अब जब कैन गर्म थी, गर्म पानी था उसके अंदर, तो स्टीम बनी हुई थी वहाँ पे। जब हमने ठंडा पानी डाला तो उसके अंदर कुछ जो स्टीम है वो कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। जब स्टीम कंडेंस हुई तो उसके अंदर जो है, कैन के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ और बाहर जो प्रेशर था वो ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, इसलिए वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। क्लियर है कि उसके अंदर कुछ स्टीम पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो अंदर का जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया, बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा था, तो वो पिचक गई। हाई स्पीड विंड्स आर अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जब भी हाई स्पीड में एयर अगर चल रही है, सपोज़ आप अपने माउथ से ब्लो कर रहे हो हवा, तो आपके माउथ के आसपास जो है एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जब भी एयर हाई स्पीड पे चलेगी तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब ये एक्टिविटी उसके लिए ही दिखा रहा है कि एक बॉटल ली, उसके अंदर आपने एक पीस ऑफ पेपर डाला, क्रम्बल करके बॉल सी बना के उसको, और फिर आपने ब्लो करा उसको माउथ से, तो वो पीस अंदर नहीं जाता। आप देखोगे तो ऐसा क्यों होता है, अंदर वो क्यों नहीं जा रहा? तो जब वही मैंने जो अभी आपको बताया था कि जब आप ब्लो करोगे तो क्या होता है, आपके माउथ के पास जो है एयर प्रेशर वो कम हो जाता है। ठीक है, और बॉटल के अंदर जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो मूव करेगी वो हायर टू लो मूव करेगी, जो विंड है। तो अब यहाँ पे कम एयर प्रेशर से हाई प्रेशर में विंड नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वो पेपर जो है हटता नहीं है वहाँ से। होल्ड तो यही है। अब ब्लो द बलून्स, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा कि ऐसे बलून अगर आप टांग दोगे, 2 बलून टंगे हुए हैं, उन दोनों बलून्स के बीच में आप हवा पास करोगे या ब्लो करोगे। इन बलून्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे टांगे हुए हैं, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, तो ये दोनों पास आ जाएंगे। क्यों पास आएंगे? क्योंकि वहाँ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर हो गया, तो ये पास आ जाते हैं। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, इसी तरह से आप एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया आपने और फिर माउथ से ब्लो करोगे तो ये इस तरह से ब्लो करता है पेपर। ठीक है, तो अब इन सब से क्या हमें मिलेगा, इनकी रिज़ल्ट क्या, मतलब क्या इस ऑब्जर्वेशन से हम निकाल पा रहे हैं। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जब भी विंड की स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. तो हाँ, माउथ के पास हाई स्पीड हो गई, तो जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉटल के अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है देन द जो प्रेशर माउथ के पास है उससे ज़्यादा प्रेशर है बॉटल के अंदर, तो एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। तो उल्टा होगा, जो अंदर का एयर प्रेशर है वो उस बॉल को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा रैदर देन कि वो अंदर जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी 8.3 में जब आप बलून्स के बीच में हवा पास कर रहे हो तो क्या होगा, दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस। तो जब आपने ब्लो करा तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर आउटसाइड द बलून ज़्यादा है, तो वो उसको पुश करेगा अंदर की तरफ जहाँ प्रेशर कम है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड। तो पेपर स्ट्रिप पे जब हमने ब्लो करा तो वो ऊपर चली गई। क्यों चली गई? अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। अगर वहाँ आपने उसके ऊपर जब ब्लो किया तो वहाँ एयर प्रेशर कम हो गया और नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा एयर प्रेशर ने उसको ऊपर पुश करा। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड अकॉम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जब भी हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं और जहाँ पे अगर बोल्ड में कुछ लिखा हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से कहीं आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके नोट्स एक तरह से बन जाएंगे। वो इंक्रीज्ड विंड स्पीड, और उसको अपने बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, 4-5 बार तो हमने एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जो ये बोल्ड और इटैलिक्स में जो भी वर्ड दिए होंगे उसको कई बार और भी ज़्यादा कई बार अपने पढ़ना है। कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग।
अगर इसी तरह से हाई स्पीड हाई स्पीड हवाएं चलें रूफ़ के ऊपर तो क्या होगा, हाई स्पीड जब हवा चलेगी तो ऊपर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा, घर के अंदर रूफ़ के नीचे जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो नीचे का जो एयर प्रेशर है वो उसको ऊपर पुश करेगा और रूफ़ जो है उखड़ सकती है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। तो विंड बनती कैसे है और उससे फिर जो है रेन कैसे आती है और डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है वो। तो हमने ये चीज़ पता है, यू ऑलरेडी नो दैट मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। जब एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको विंड बोला जाता है। और किस डायरेक्शन में एयर जो है मूव करेगी, इट मूव्स फ्रॉम रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज़ लो। हायर एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ ही जो है एयर जाएगी और उस मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर एयर मूव्स। जितना ज़्यादा दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी स्पीड से जो है विंड ब्लो करेगी। अब ये प्रेशर डिफरेंस बनते कैसे हैं, इस द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, टेम्परेचर की वजह से होता है या क्या होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। मतलब कि एयर प्रेशर एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, ऐसा होता ही क्यों है। अब एक चीज़ है यहाँ पे एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप हीट करोगे एयर को तो वो एक्सपेंड करेगी, तो थोड़ी एयर उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। ये इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट करना है। एक बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर हमने बलून डाला। अब बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर। जब इस बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर में हम रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये एक्सपैंड करेगी। जब इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो ये श्रिंक कर जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ। What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? सेम बलून डिफ्लेट क्यों हो गया अगर जब उसको कोल्ड वाटर में रखा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो जब एयर को हीट करा है यहाँ हमने तो वो एक्सपैंड हुई है, एक्सपैंड हुई इस वजह से जो बलून है वो ऊपर की तरफ गया। जब सेम ठंडी हो गई तो श्रिंक हो गई। ठीक है, एयर प्रेशर कम हो गया वहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में भी हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एयर एक्सपेंड हो रही है हीटिंग से। तो हमने क्या करा है, दो ऐसे प्लास्टिक के बैग या पेपर बैग ले लेंगे, पेपर कप्स। तो एक को हम हीट करेंगे, नीचे कैंडल रख देंगे, हम एक के नीचे कैंडल रख दी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है कि यहाँ पे टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। तो ये इसमें वार्म एयर। तो इस एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है, डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप। गर्म हवा जो क्या है वो ऊपर जाएगी। तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग और गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड वार्म एयर गोज अप। डज दिस डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। तो ऑब्वियसली उससे क्या पता लग रहा है कि वार्म एयर जो है कोल्ड एयर से लाइट होगी तभी ऊपर जा रही है। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब हीट कर रहे हैं तो एयर एक्सपैंड होगी और उसको ज़्यादा जगह चाहिए होगी। सेम एयर हीट करने के बाद ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, and the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air, तो जब सेम जगह सेम अमाउंट कम मतलब ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो लाइटर हो जाएगी, वो एयर प्रेशर उधर कम हो जाएगा। वार्म इज़ देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, दैट इज़ द रीज़न दैट स्मोक गोज अप। इसीलिए स्मोक भी ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि गर्म होता है वो। ठीक है, इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। तो नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब वार्म एयर ऊपर जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बहुत, कि कौन सी, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड वार्म एयर गोज़ अप। क्यों जाती है वार्म एयर, कि जब सेम अमाउंट ऑफ चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी तो वो लाइटर हो जाएगी, इसलिए ऊपर जाएगी। ठीक है, तो एयर प्रेशर तो जब गर्म हवा ऊपर जाएगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ से वो ऊपर गई वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर्ड, तो उस
कम एयर प्रेशर की जगह लेने के लिए कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेस इन टू फिल इट स्पेस। उस जगह को फिल करने के लिए आसपास की जगह से ठंडी हवा जो उस उधर को जाएगी। दिस सेट्स द कन्वेक्शन इन एयर, और इसी वजह से विंड्स बनती हैं। ठीक है, द विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो क्या हम इन्फर कर सकते हैं यहाँ पे कि विंड्स जो हैं बनती हैं, विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, तो एक अनइवन हीटिंग बिटवीन टू इक्वेटर एंड पोल्स। कहाँ पे नेचर में अनइवन हीटिंग है? इक्वेटर एंड पोल्स पे। पोल्स पे बहुत ठंड है, इक्वेटर पे गर्मी है, तो उससे क्या होगा? ठीक है, यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, द एयर इन दिस रीजन्स गेट वार्म। तो इक्वेटर पे जो हीट की वजह से एयर वार्म हो जाएगी और ऊपर को जाएगी। वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स ऑफ 0 to 30 degrees एल्टीट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव्स इन। तो ऊपर और नीचे से दोनों जगह से वहाँ पे एयर ब्लो करना शुरू कर देगी। एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्डर देन द लैटिट्यूड्स अबव 60 डिग्री। पोल्स पे ठंडी हवा है, तो वार्म एयर एट द लैटिट्यूड्स, तो उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, वहाँ पे वार्म एयर ऊपर जाएगी, तो पोल्स से ठंडी हवा उधर को जाएगी। ठीक है, द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन्स रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हवा चलने लगी। अब द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी चेंज ऑफ डायरेक्शन होता रहता है। तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में जाएगी और साउथ टू नॉर्थ, पोल से ऊपर की तरफ जाती है और बीच से फिर ऊपर की। तो इस तरह से विंड का है, बट रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये चेंजेस आते रहते हैं इसमें। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो पहला हो गया अनइवन हीटिंग ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर, जिसकी वजह से विंड्स ब्लो हुई। दूसरा हो गया अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो पिछले चैप्टर में भी हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था, चैप्टर 4 में। तो इन समर नियर द इक्वेटर क्या होगा? द लैंड वार्म्स अप फास्टर। तो जो धरती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होती है। पानी को गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशंस। एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो जो लैंड के ऊपर एयर है वो गर्म होगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी। दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड द लैंड। तो ओशन से विंड की लैंड की तरफ जो एयर आती है उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज या विंड ब्रीज बोलते हैं उसको, मानसून विंड्स बोलते हैं। द वर्ल्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। ठीक है, इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। तो सर्दियों में दिन और रात में भी यही कहानी है, और इसी तरह से सीजन्स के हिसाब से गर्मी और सर्दी में भी इस तरह से होगा। विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो ओशन से जब विंड आएगी तो वो अपने साथ पानी लेके आएंगी और उससे क्या होगा? रेन आती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। तो इसी तरह से मॉनसून की जो विंड्स होती हैं उनमें भी मॉइस्चर होता है और जिसकी वजह से बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। तो क्लाउड्स आए और बारिश आएगी। ठीक है, फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। There are many folk songs associated with clouds and rain. Sing and enjoy with your friends if you know such a song. ठीक है, तो ये एक फोक सॉन्ग दे रखा है यहाँ पे। तो कहीं आप कुछ एक्टिविटी वगैरह में ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है विंड की डायरेक्शन यहाँ पे मैप में शो करी हुई है। ठीक है, गर्मियों में और सर्दियों में। तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स होगी है, इधर से इधर जा रहा है तो सर्दियों में उल्टा हो जाएगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग। तो रेन्स जब भी आ रही हैं तो हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा रेन्स आ गई तो क्या होगा? यू कैन
डिस्कस इट नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिज़ास्टर्स. तो नेचर की वजह से भी डिज़ास्टर आ सकते हैं. एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. तो दो सिचुएशन ऐसी कौन सी हैं? थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. ठीक है. तो थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स अब क्या होते हैं? तो थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ लाइक इंडिया फ्रिक्वेंटली. हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं. द राइजिंग टेम्परेचर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे. तो उससे क्या होगा? प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. ऊपर की तरफ जाने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स बनती हैं. द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. तो ऊपर जाती हैं विंड्स और साथ में पानी भी ले जाती हैं. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. तो क्लाउड्स बनते हैं और फिर वापस से बारिश होती है. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. तो ये जो मूवमेंट है, वाटर ड्रॉप्स जब मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उससे लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस होता है. ठीक है. लाइटनिंग के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो अगर स्टॉर्म आ जाता है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री. ट्री के नीचे कभी भी नहीं खड़े होना. ठीक है. स्मॉल ट्री के नीचे खड़े हो सकते हो, बड़े ट्री के अंदर कभी भी नहीं खड़ा होना. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे, ज़मीन पे नहीं लेटना है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड. अम्ब्रेला जिसका मेटेलिक एंड हो उसके नीचे भी नहीं खड़े होना है. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. विंडो के पास नहीं बैठना है. ओपन गराजेज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस. ठीक है. अ कार और बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कार बस को बंद करके आप उसके अंदर बैठ सकते हो. इफ़ यू आर इन अ वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. पानी के अंदर भी नहीं आपने बैठना है, किसी बिल्डिंग के अंदर बैठो. हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. अब थंडर स्टॉर्म हो रही है कि जब रेन नीचे आ रही है तो उसके साथ साथ जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से आवाज़ होती है, थंडर स्टॉर्म आ गया. तो अब वो साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट होता है? यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. ठीक है. डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड. तो जब हीट रिक्वायर्ड होती है हमें जब वाटर चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, तो जब वापस कन्वर्जन होगा तो गिव बैक करेगा वो हीट. कैन यू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस? तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन क्या होता है? अब स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. तो जो सेंटर है वो काम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई. लार्ज साइक्लोन इज़ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर. और उसके चारों तरफ क्या है? एयर घूम रही है एट अ वेरी हाई स्पीड. 10 to 15 किलोमीटर के उसके आसपास के एरिया में एयर बहुत हाई स्पीड पे घूम रही है. और द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर. इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड. तो बीच में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लाउड्स भी नहीं होंगे और हल्की फुल्की हवा चलेगी. इस काम एरिया के अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देर इज़ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज़. उसके चारों तरफ 150 किलोमीटर की एरिया में क्लाउड्स ही क्लाउड्स होंगे. इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स. बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी यहाँ पे, 150 to 250 किलोमीटर्स पर आवर. एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन. अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज. ठीक है. तो इसके जो जो 150 किलोमीटर का जो एरिया है उसके उधर जो है विंड की जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी. द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है. तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये. इसमें कुछ हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे नीचे. तो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. अपने सराउंडिंग से हीट लेके पानी चेंज हो गया वेपर में. When water vapor changes back to liquid form as rain drops, this heat is released to the atmosphere. जब जो वेपर से फिर से रेन ड्रॉप्स बनी तो जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी थी वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. ये जो हीट रिलीज़ हुई वो उस हवा को, उसके आसपास जो हवा होगी उसे गर्म कर देता है. एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. तो वहाँ से जब गर्म एयर होगी तो वो ऊपर उठेगी और वहाँ पे इट कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. उसकी जगह लेने के लिए हवा जो है
rushes to the center of the storm, more air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated और ये चलता रहता है. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. तो बीच में क्या हो जाता है, बहुत ही लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और विंड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन. अगर ऐसा जब हो जाती सिचुएशन तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो वेपर से जब रेन ड्रॉप बनी तो उसने हीट रिलीज़ करी. उस हीट की वजह से आसपास का एरिया गर्म हो गया तो वो हवा वहाँ से ऊपर जाएगी और वहाँ प्रेशर कम हो गया. उस प्रेशर कम हो गया, हवा ऊपर चली गई, तो उस जगह को फिल करने के लिए आसपास के एरिया से हवा जाएगी वहाँ पे हाई स्पीड के साथ. ठीक है, तो जो लो प्रेशर कॉज हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट, उसकी वजह से बहुत तेज़ी से हवाएं वहाँ पे जा रही होती हैं और इस कंडीशन को बेसिकली साइक्लोन बोलते हैं हम. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन के बनने में हेल्प करते हैं? विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो ये एक तरह से इन्होंने बना रखा है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन बना के दिखा रखा है. अब डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स क्या होगा? साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे. तो जो हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही होती है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है पुश करती हैं, वो पानी, हवाएं जो है पानी भी अपने साथ लेके आती हैं. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन. तो अगर बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है फ्रॉम द ओशन तो वो मतलब साइक्लोन आने वाला है. वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम. तो इतनी पावरफुल होती हैं वो वेव्स कि पर्सन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. तो जो बीच में जो काम एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर है, उसकी वजह से पानी बहुत ऊपर तक उठता है. राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर. इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर. तो ऐसा लगता है पानी की एक वॉल चलते हुए आ रही है किनारे की तरफ. एज अ रिज़ल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज़. तो पानी कहाँ कहाँ एंटर कर जाता है? लो लाइंग जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी घुस जाएगा और जिससे कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो सी वाटर में जो नमक है उसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी सॉइल की. कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. तो अगर ऐसा चलता रहा तो उससे फ्लड सिचुएशन बन सकती है. हाई स्पीड विंड्स अकॉम्पनिंग ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस. तो जो हाई स्पीड विंड चलती हैं उनसे घरों की छत उगड़ सकती हैं, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकता है आपका, तो काफ़ी लॉसेस होते हैं. A cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called a hurricane in the American continent. तो साइक्लोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोला जाता है. जो अमेरिका में उसको हरिकेन बोला जाता है, फिलीपींस एंड जापान में इसको टाइफू बोला जाता है. ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ अ टोरंटो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर. फनल ऑफ अ टोरंटो सक्स डस्ट एंड डेब्रिस. ठीक है, तो अब टोरंटो के बारे में, अब साइक्लोन तो हमने पढ़ लिया. अब टोर्नेडोज़ क्या होते हैं? तो हमारे कंट्री में दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट. अ टोर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. मतलब स्काई से ग्राउंड तक आ रहा है क्या? क्लाउड, फनल शेप्ड क्लाउड. मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज़ आर वीक. अ वॉलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट अ स्पीड, और वो बहुत तेज़ी से जो है मूव कर रहा होता है. दे कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर. टोर्नेडोज़ में फॉर्म विद इन साइक्लोन. तो साइक्लोन के अंदर टोर्नेडो की फॉर्मेशन हो सकती है. होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स. ठीक है, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे साइक्लोन्स आते रहते हैं. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल, ईस्ट कोस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है. ठीक है, कि वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं साइक्लोन्स के आने के. और ये मतलब बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी. तो अब टोर्नेडोज़ के बारे में यहाँ बता रखा है कि क्या होता है. डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर.
फनल ऑफ द टोर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर टू इट्स बेस। जो टोर्नेडो की जो फनल है वो नीचे से सब कुछ सक करते हुए चले जाती है एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। तो नीचे से सक करेगी और ऊपर से फेंक देगी। Here are a few accounts of survivors of tornadoes. तो उन्होंने क्या बोला, I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, दरवाजे जैसे उसने पकड़ा, the house took off, जो घर है वही ऊपर उड़ के चला गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है वहाँ पे। अगर टोर्नेडो की सिचुएशन आ जाए तो कहाँ शेल्टर लो, इन अ रूम दैट इज़ सिचुएटेड डीप इनसाइड, अंडरग्राउंड अगर कुछ है, बेसमेंट वगैरह है तो वहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए। और सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद होना चाहिए और बेंच के नीचे या टेबल के नीचे जाके छुप जाना चाहिए जहाँ पे डेब्रिस ना पहुँच पाए आपके ऊपर। ठीक है, वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग द आर्म्स। तो नीचे झुक के और अपना सर जो है, सर को छुपा लेना है अपने हाथों से। तो इस तरह से करना है अगर टोर्नेडो के कहीं फंस जाए तो। अब इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं जब साइक्लोन आ जाए, तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। तो जो साइक्लोन फोरकास्ट बताते हैं कि भाई आ सकता है, नहीं आ सकता है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स भेजी जानी चाहिए इन द अफेक्टेड एरिया। तो वी हैव ऑल लर्न दैट द स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। तो जब भी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से स्टॉर्म्स आएंगे और विंड स्पीड तेज़ हो जाती है, जब भी लो प्रेशर एक जगह क्रिएट होगा तो दूसरी जगह से विंड बहुत तेज़ी से उधर आएगी। एंड देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है। विंड स्पीड को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनीमोमीटर। गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज़। और क्या क्या मेजर करने जो सेफ्टी मेजर्स हैं, साइक्लोन शेल्टर एरिया बनने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं साइक्लोन आने के। अब लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स को हमने इग्नोर नहीं करना है। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स टू सेफर प्लेसेस। तो जो इम्पॉर्टेंट हाउस होल्ड आइटम हैं, एसेंशियल हैं, और जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स या व्हीकल्स हैं, उनको सेफ जगह पे ले जाएं जब भी वार्निंग ऐसी इशू होती हैं। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर। पानी में से कभी ड्राइव नहीं करना है, फ्लड्स आ सकते हैं वहाँ पे। फ्लड्स की वजह से रोड डैमेज हो सकते हैं। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। पानी जिस कंटेमिनेट हो सकता है, तो हमेशा पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करके रखना है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन स्विच लाइन्स। तो वेट स्विचेस वगैरह और फॉलन पावर लाइन्स, उनको टच नहीं करना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बाहर ऐसे ही नहीं निकलना है। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। तो फालतू की अपनी डिमांड्स उनके आगे नहीं रखनी है। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। और सबके साथ हेल्प करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प दीज डेज, वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। In the early part of the last centuries, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate. अब जो है साइक्लोन अलर्ट जो है 48 आवर्स एडवांस में हो जाता है इशू, क्योंकि बेटर सैटेलाइट्स हैं, बेटर रेडार्स हैं। तो वो पहले हमें एक्सपेक्टेड स्टॉर्म का पता लग जाता है और 24 घंटे पहले जो है वो हो जाती है कि वार्निंग इशू। तो इससे एडवांस टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली हेल्प हुई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।